नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 30 मार्च 2025 का दिन भारत की राजनीति के लिए हो सकता है सबसे बड़ा दिन इस समय की राजनीति के लिए हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नागपुर जा रहे हैं और उनके नागपुर जाने को लेके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि वो माधव नेत्रालय की बिल्डिंग का और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। ये कहने को एक औपचारिक विजिट है, लेकिन इस औपचारिक विजिट के पीछे कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। क्या प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेके प्लान बन चुका है? क्या जो गतिरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके बना हुआ था उसको लेके कोई बातचीत होनी है? ये सारे विषय हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये विजिट जो है, ये पहली बार हो रहा है कि देश का कोई प्रधानमंत्री नागपुर आरएसएस के मुख्यालय जा रहा है। और इन सब की विवेचना करने के लिए देश के जाने माने संपादक, देश के जाने माने पत्रकार और राजनीति की नब्ज पहचानने वाले डॉक्टर सतीश त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर सतीश त्यागी से, हमारे गुरु भी रहे हैं। और निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता कैसे की जाती है, ये डॉक्टर सतीश त्यागी से हमने कुछ गुण तो सीखे हैं। हालांकि उनके सभी गुण हमारे में नहीं आ पाए, लेकिन पत्रकारिता कैसे की जाती है ये सतीश त्यागी साहब अच्छे से जानते हैं। आज केवल प्रधानमंत्री की विजिट पे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, बड़े मायने निकाले जा रहे हैं प्रधानमंत्री की नागपुर यात्रा को लेकर 30 तारीख की। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, वहाँ एक घोषित नीति है कि वो जो कहते हैं उसको एज सच मान लिया जाए, उसकी व्याख्या ना की जाए और आकलन ना किया जाए और अनुमान ना लगाए जाए। जी इससे ना भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिढ़ होती है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी ऐसी व्यवस्था में जहां जैसे हम जी रहे हैं, इस तरह की चीजें उठती हैं जब कोई अप्रत्याशित कदम उठता है। 11 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है प्रधानमंत्री जी को इस पद पर आसीन हुए, लेकिन वो पहली बार उन्होंने नागपुर का ख्याल आया है। और प्रदीप जी जी, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्थापक हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, और उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी। मैंने कभी भी इस पूरे कालखंड में मोदी जी को उनके जन्मदिन पर या पुण्यतिथि पर कभी भी ट्वीट करते नहीं देखा। दूसरी ओर अभी हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मेरा जीवन संघ से संचालित है। मेरे अंदर जो भी संस्कार हैं, जो भी मेरे अंदर समर्पण की भावना है देश के प्रति, वो राष्ट्रीय सेवक संघ से आई है। तो बड़ा एक ताज्जुब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व का समूचा निर्माण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हुआ है, वो कभी भी उसके स्थापना करने वालों को या उनके पितृ पुरुषों को याद नहीं करता। अब अचानक उनकी याद क्यों आई? तो देश तो सोचेगा इस बारे में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर दो, पूरे इस कालखंड में प्रधानमंत्री रहते हुए वो कभी नागपुर नहीं गए, जैसा कि आपने बताया। तो वो नागपुर क्यों जा रहे हैं? और ये भी सही है कि जो माधव नेत्रालय वाली बात है, वो तो एक पर्दा है, उसके पीछे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जी देश के लोगों को और जो भी चिंतनशील लोग हैं उसको इस बारे में सोचने का सोचना ही चाहिए, और पत्रकार लोगों को तो खास तौर से करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को चीजें सूट नहीं करती। तो देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मापदंड बनाया था कि 75 वर्ष की आयु के बाद में आप सब मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। चाहे वो जी अडवाणी जी गए, अटल जी गए, है ना, और मुरली मनोहर जोशी गए। तो उनके जो 75 साल हैं वो पूरे होने वाले हैं सितंबर के माह में। तो पूरे देश में एक चर्चा इस बात को लेके है कि कहीं मोदी जी स्वयं तो इस पद का त्याग नहीं कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये उनके लिए सबसे सेफ एग्जिट है इस समय। ये बहाना भी बहुत अच्छा है कि देखिए, हमने एक मानक निर्धारित किया था 75 वर्ष का और अब मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। अन्यथा मुझे ये लग रहा है कि अगर उन्होंने इस वक्त इस पद को ना छोड़ा तो बहुत सारी परेशानियां उनके लिए आने वाले भविष्य में होंगी। और ये जो मुझे लग रहा है, आप जैसे हमारे मित्रों को लग रहा है, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लग रहा है कि ये सही समय है, इनको जाने देने के लिए कहना चाहिए। और अगर ये नहीं गए तो जो भविष्य है इनका भी और पार्टी का भी, वो बहुत धूमिल होने जा रहा है। और जैसे अभी जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी वहां होके आए हैं। तो जी उनका जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि वो तो खुलेआम उन्होंने चुनौती दे दी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि अब हम इतने सक्षम हो गए कि हम आपकी जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे मन में ये सवाल उठना या आशंका उठना बिल्कुल जायज है
कि कुछ ना कुछ ऐसा है बड़ा है जो होने जा रहा है, और वो होगा या नहीं होगा निकट भविष्य में या किस तरीके से। एक कोशिश ये भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी शायद मोहन भागवत को कन्विंस करा लें, या जो संघ का शीर्ष नेतृत्व है उससे बातचीत करें कि आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन लग ये रहा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से मन बना चुका है कि हमें अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से मुक्ति पा लेनी चाहिए। दो सवाल है यहाँ पे, आपने बड़ी महत्वपूर्ण दो बातें की हैं। एक तो 17 सितंबर जो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है, और इस साल वो जो है 75 साल के हो जाएंगे। उनके बाद जो है रिटायरमेंट अगर प्लान बनता है तो कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, जगत प्रकाश नड्डा की ओर से जब लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात कही गई थी कि अब हम सक्षम हैं और अब हमें जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी, जब हम कमजोर थे, उस समय जरूरत थी। और उसके बाद जो हालत हुई, जो सत्ता में आने के लिए बहुमत का आंकड़ा जितना चाहिए होता है उतना भी भारतीय जनता पार्टी हासिल नहीं कर पाई। जिस तरह से संघ ने हाथ खींचा, तो निश्चित तौर पे उसके बाद इस तरह के बयान तो आने ही थे। जो अमेरिकी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं संघ से ही जो है मेरा नाता रहा है। तो अब जिस तरह की अविश्वास की स्थिति संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बनी हुई थी, उसके बाद से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी नहीं हो पाया था। दो चीजें एक साथ चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेके जो खींचतान संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा है, उसको लेके तमाम सियासी गलियारों में चर्चा है सर। और दूसरा, मोदी साहब के रिटायरमेंट प्लान को लेके चर्चा है। जी, देखिए अध्यक्ष तो 8-9 महीने से वो चल रहे हैं एक्सटेंशन पे, और ये कोई बहुत अच्छी आदर्श स्थिति नहीं समझी जाती। इसमें तरह-तरह के सवाल उठने हैं, और मुझे जो मेरी जानकारी है उसमें मुझे ये लग रहा है कि नड्डा जी खुद अब मुक्ति चाह रहे हैं कि उनको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। चूँकि कई मंत्रालय उनके पास हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। और इस समय संघ ये चाहता है कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी का भाजपा का अध्यक्ष दे दिया तो उनकी सत्ता स्थापित हो जाएगी। एक लोगों में ये मैसेज आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं उन्होंने कांग्रेस से ज्यादा संघ को एलिमिनेट करने के प्रयास किए गए हैं, और ये जी चीजें दिखती भी हैं। बार बार मोहन भागवत कहते हैं इस तरह की बातें, उन्होंने बहुत टिप्पणी भी की है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेकर कि वो अपने आप को दैवीय नहीं समझना चाहिए। उनका इशारा उसी तरफ था कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता, संगठन से बड़ा नहीं होता, और वो कोई डिवाइन नहीं होता और ईश्वर का रूप नहीं होता। तो वो गाहे बगाए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संकेतों में मोदी जी के खिलाफ, जिससे ये लगता है कि दोनों व्यक्तित्वों में कहीं न कहीं आपसी संघर्ष और खींचतान तो चल रही है। अब संघ भाजपा में तो जैसे साफ है कि वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी का कोई पिट्ठू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। इस हाँ, छवि को यस मैन। तोड़ना अगर है तो संघ ये चाहेगा कि या तो संजय जोशी जो उनकी चॉइस के हैं या कोई और व्यक्ति इस पद पे आए, ताकि पूरे देश में ये मैसेज आए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही असल में पितृ संगठन है, और भाजपा उसका एक राजनीतिक प्रकोष्ठ मात्र है। और संघ में ये देखिए प्रदीप जी, संघ की एक घोषित नीति है कि वहां व्यक्ति पूजा नहीं होती। देयर इज नो जी पर्सनैलिटी कल्ट इन आरएसएस। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है संघ के 100 वर्षों के इतिहास में कि पहली बार कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि संगठन और तमाम जो उसके आनुषंगिक संगठन वो सब बेईमानी हो चुके हैं, और केवल एक व्यक्ति और उसकी पूजा कहीं यहाँ पे चल रही है। तो संघ के सामने बड़ी चुनौती है कि अगर अब 100 साल तो जैसे तैसे हो गए, अगर आने वाले 100 वर्षों में जो उन्होंने अपनी रूपरेखा खींचनी है उसके अंदर अगर ये चीज स्थापित होगी, पर्सनैलिटी कल्ट या व्यक्ति पूजा, तो ये संघ के लिए बहुत खतरनाक चीज है। देखिए संघ में तो व्यक्ति पूजा छोड़िए, आप जो उनका जो झंडा होता है ना, वो गुरु का स्थान लेता है। वहां कोई व्यक्ति जी जी। महत्वपूर्ण है ही नहीं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी तो इतने ताकतवर हो गए हैं कि अगर नड्डा ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं, तो वो एक्चुअल में नरेंद्र मोदी का बयान है। जगत प्रकाश नड्डा की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात कह दें। तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा ही कहलवाया गया उनको। जी जी तो जी जी। संघ एक तो पुनर्शक्ति अपनी स्थापित करना चाहता है कि हम हैं और हम कैपेबल हैं डिसीजन लेने में, और दूसरे नरेंद्र मोदी जी को वो ये भी कहता है कि जो मानक आपने स्थापित किया है उसको आपने पूरा कर लिया, और आप अब सह सम्मान अपनी वापसी कर लीजिए। तो ये झगड़े तो संगठन को लेके हैं। और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का, देखिए सबको पता है कि संजय जोशी आते हैं तो संघ की चॉइस है, जी अगर आदित्यनाथ आते हैं जैसे उनका नाम है तो वो भी संघ की चॉइस है। ठीक है ना? या कोई भाजपा में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी यही नरेंद्र मोदी से किसी दौर में बड़ा व्यक्तित्व रहा, जो वसुंधरा राजे हैं, है ना? अब मोदी ये चाहते हैं कि शिवराज चौहान जैसा व्यक्ति आ जाए कोई,
मतलब नड्डा को जो भी रिप्लेस करे वो नड्डा जैसी ही पर्सनैलिटी का व्यक्ति हो। तो हाँ, संघ के सामने, शिवराज सिंह चौहान हो चाहे मनोहर लाल खट्टर हो। हाँ, तो संघ के सामने अपने वैचारिक अस्तित्व का प्रश्न बहुत बड़ा है। और वो ये नहीं चाहता कि भाजपा जो हमारा केवल एक राजनीतिक प्रकोष्ठ है या हमारी संतान है, संतान पिता से इतनी बड़ी शक्तिमान हो जाए कि पिता के वजूद पर ही सवालिया निशान लगाने लगे। तो बहुत सारे वैचारिक और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस समय संघ के सामने भी हैं। और भाजपा को भी अगर एक राजनीतिक दल के रूप में अपना अस्तित्व भविष्य के लिए बचा के रखना है, तो जिस तरह की संस्कृति वहां स्थापित होगी है, उससे उसे मुक्ति पानी ही होगी। अब ये दुर्भाग्य है इस देश का कि मोदी जी के सामने कोई कुछ बोलता नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा में एक मूल अंतर है कि कांग्रेस सड़क पर लड़ती है, उसके मतभेद सड़क पर दिखाई देते हैं, खुल जी। के लड़ते हैं वो। और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी आंतरिक कलह या संघर्ष है वो आपको कहीं बाहर नजर नहीं आएगा, वो कमरों के भीतर होता है या जो संघ के कार्यालय होते हैं उनके अंदर चीजें चलती हैं, लेकिन बाहर, या फिर संकेतों में होता है। हाँ, संकेतों में होता है। तो बाहर वो खुल के नहीं लड़ते। ये भी एक गैर जिस तरह से लोकतांत्रिक चरित्र है ये किसी भी संगठन प्रतिनिधि, का। जी जी, जिस तरह से प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई बेंगलुरु में और उसके बाद जिस तरह से नितिन हाँ, गडकरी का बयान आया है कि मीडिया को आलोचना करनी चाहिए, दिखाना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण बयान, कम से कम हम ये मान के चल सकते हैं कि वो मीडिया को लेके तो नहीं कहा गया था, वो कहा किसी और, इशारा कहीं और था और कहा कुछ और गया था, और देखिए बैठक के बाद प्रदीप इस जी, तरह। मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि जब जब भी नरेंद्र मोदी की भाषा में विनम्रता आएगी, शालीनता आएगी और थोड़ा करुणा का तत्व होगा, तो आप मान लीजिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली है। जी जिस तरह की भाषा आप वो बोल रहे हैं कि आरएसएस से मुझे संस्कार मिले हैं वगैरह वगैरह, ये आपने देखा होगा किसान आंदोलन में उन्होंने कहा था मेरी तपस्या में कमी रहेगी। तो ये इनके जो मूल चरित्र है उससे उनकी भाषा मिलती नहीं है ये वाली। हाँ, 230 पे सिमटने के बाद एनडीए याद आ गया था। हाँ, हाँ। तो वो बहुत समझौतावादी हैं। उनका एक सिद्धांत है कि अगर सामने कोई कमजोर आदमी खड़ा है तो उसको खत्म कर दो, भस्म कर दो उसको। और अगर कोई शक्तिमान व्यक्ति है तो बिल्कुल बौने पड़ जाते हैं। जैसा आप अमेरिका के मामले में देख रहे हैं कि छोटे-छोटे देश जो एक्चुअल में देश भी नहीं है, टेरिटरी है, ग्रीनलैंड, अगर उसके प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि हम आपका स्वागत नहीं करेंगे, आपके डेलीगेशन का, जो ऑफिशियल डेलीगेशन है उसको हम नहीं मिलेंगे उनसे। आपका अड्डा है, वहां पर आप आगे आके देख के चले जाइए, सैनिक अड्डा। तो इतनी छोटे-छोटे लोग उनको चुनौती दे रहे हैं। यूरोप के कई देश ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो रात दिन अपनी वीरता का बखान करते हैं, लेकिन जब समय आता है आंखें लाल करने का वगैरह वगैरह जो उनके जुमले हैं, तो वो वहां पे ने, बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं। नेपाल नेपाल में प्राइवेट जेट से भेजे गए थे। जी, वो भारत तो में सारे देश हथकड़ी ने, लगा। पूरे देश ने वो अपमानजनक स्थिति देखी और बड़े लोग शर्मिंदा हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि देश शर्मिंदा और प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं। जी देश में लोगों को चिंता हो रही है कि हमारे बच्चे किस अपमानजनक ढंग से भेजे जा रहे हैं और सरकार बिल्कुल तटस्थ है। और विदेश मंत्री अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं कि वहां के कानून तो और देशों पे भी लागू होते हैं। नेपाल जैसे छोटे से देश के लिए भी अगर आप उस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और भारत के साथ दूसरी तरह का कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप भारत को सबक सिखाना चाह रहे हैं। इधर ये दोस्ती का दंभ भरते हैं। तो इनका जो दोहरा चरित्र है, जो इनका दोगलापन है वैचारिक, उसको देश देख रहा है सारा का सारा। लेकिन वो देश ये समझ नहीं पा रहा कि इससे मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। जो कई बार ना मनोवैज्ञानिक रूप से लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि यार पता नहीं कितनी शक्तियां हैं, खुद ही नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं अपने आप को, कहीं वास्तव में भगवान का अवतार ना हो, कहीं कहीं भस्मीभूत ना कर दे हमें उठा उठा के। तो एक डर कायम कर रखा है। दूसरे एक जो ये आवारा लोगों की फौज बना रखी है उन्होंने, करोड़ों लोग हैं जिसमें, इंक्लूडिंग आईटी सेल। इनका जब आक्रमण होता है किसी भी सही आवाज पे या सही सोच पे, तब लोगों को, आम लोगों को भय लगने लगता है कि जिन्हें हमने जिम्मेवारी दी है मीडिया को, अगर वही भयभीत है तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो पूरे देश का माहौल इस तरह का बना दिया है इस समय कि संघ ये मान के चलता है कि अगर ये स्थिति बहुत लंबी चली तो उनका अपना ही वजूद संकट में आ जाएगा। तो आरएसएस के अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी है कि, और साथ में जो उनका राजनीतिक प्रकोष्ठ भाजपा है उसको भी एक व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर लाने की कोशिश है। और अभी सही समय है। अब देखते हैं, आप 30 तारीख को जा रहे हैं, प्रधानमंत्री किस मूड में आते हैं लौट के। नहीं, महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है कि आरएसएस का अपना अस्तित्व बचाने का भी ये एक प्रयास है। सतीश सर, मैंने पहले भी आपके व्यक्तित्व सुने हैं और वो वक्तव्य सुने हैं, और उसमें भी आपने कई बार ये कहा था कि आरएसएस के लिए ये सबसे मुफीद मौका, क्योंकि 2014 से पहले आरएसएस सत्ता में आने के लिए जो है बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहा था, उसके बाद
जो है आरएसएस के लोगों को अलग अलग सरकारों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग सरकारी संस्थानों में जिस तरह से एडजस्टमेंट और जिस तरह से समायोजित करने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पे आरएसएस भी इस चीज को लेके कहीं ना कहीं ये था कि भाई उनको उनके लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और समाज में जहां तक आरएसएस की विचारधारा को फैलाने की बात है, अगर बेहतर पदों पे ये लोग होंगे तो बेहतर तरीके से काम होगा, तो एडजस्टमेंट होती दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि आरएसएस कहीं ना कहीं अब खामोश है इस वजह से, क्योंकि मोदी मैजिक चल रहा है, और मोदी मैजिक अगर चल रहा है तो फिर सत्ता आती रहेगी, और आरएसएस ने कहीं ना कहीं एक समझौता कर लिया था। क्या अब वो स्थिति नहीं है सर? देखिए बिल्कुल है। एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ जो है ना वो चीजों का इस्तेमाल करने में फेंकने का आदी है, यूज एंड थ्रो वाली। ये जो मोदी जी ने सारी चीजें सीखी वहीं से सीखी ना, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो संघ को अब ये लग रहा है कि मोदी जी की जितनी उपयोगिता उपादेयता हो सकती थी वो हो चुकी है, एंड नाउ ही इज ए स्पेंट फोर्स। अब इनमें कुछ बचा नहीं है, और अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो चीजें और गड़बड़ाएंगी, बुरी स्थिति में जाएंगी। और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मालिक का ड्राइवर अगर कोई बहुत दुस्साहसी हो जाए, मुंह लगा ड्राइवर, वो घर तक और बेडरूम तक पहुंच रखता हो, तो मालिक का उससे मुक्ति पाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इतना आसान उसके लिए नहीं होता, क्योंकि वो तब जी तक घर के और सदस्यों को काबू कर चुका होता है। हो सकता है कि मालिक की मैडम से उसका ज्यादा ही स्नेहपूर्ण संबंध हो या बच्चों से हो, तो वो प्रेशर डाल दे कि जी नहीं, इनको हटाने की जरूरत नहीं है। तो ड्राइवर ऐसा हो गया है इतना, वो अपने आप को दिखा रहा है कि मेरे बिना आपकी कार गाड़ी चलने वाली है नहीं। लेकिन मालिक के दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं कि मैंने अब इससे मुक्ति पानी है, चूंकि मैं इसके सच को जान चुका हूं। उदाहरण थोड़ा अजीब सा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय संघ जो है, जो उनका पितृ संगठन है सारे, उसका उसको बड़ी चिंता है कि 100 साल हमारे हो गए, तो आशा ये की जा रही थी कि 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना भी नहीं था, होना भी नहीं है। लेकिन संघ एक दीर्घकालीन नीति बना के चल रहा है कि अभी नहीं, 2025 में नहीं तो 2047 में ही चीजें हो जाएं, या उसके बाद में कभी भी हो जाएं। तो एक लंबे दौर का लक्ष्य उनके सामने है, और उस लक्ष्य में मोदी जी अब और ज्यादा फिट बैठने वाले हैं नहीं। उनको मोदी जी से मुक्ति पानी ही पड़ेगी। और जैसा आपने बताया कि मोदी की लोकप्रियता 240 सीटें आई, नंबर 2, जैसे तैसे उन्हें बनारस में अपनी इज्जत बचानी पड़ी, अमित शाह वहां बैठे तब जाके स्थिति आई। तो सारा देश जानता है कि लोकप्रियता तो लगातार गिर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का सारा आक्रमण आरएसएस को लेके है, वो भाजपा से ज्यादा आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, जी। ये भी है ना। लेकिन और सवाल तो उन्होंने ये मैसेज सवाल तो देने में, फिर जी 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 हाँ, सर, जी सर। वो ये मैसेज देने में भी कामयाब हुए हैं कि भारत का संविधान संकट में है, और वो संकट कोई अगर कोई एक व्यक्ति लाया तो नरेंद्र मोदी है। तो अभी संघ, बेशक नड्डा जी कहें भाजपा सक्षम हो, लेकिन संघ इतना सक्षम नहीं हुआ कि वो भारत के संविधान को चुनौती दे दे, या भारत के सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर दे, या इतनी ताकतवर हो जाए कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दे। अभी उसकी वो ताकत है नहीं। संघ की तो ताकत नहीं है, लेकिन बीजेपी तो इस समय मोदी के नेतृत्व में अपने आप को, भले ही सीटें कम आई है लेकिन उतना ही ताकतवर मानती है सर। और सवाल सबसे बड़ा फिर 2014 के बाद से जो सवाल उठ रहा था, और 2019 से 24 के बीच में तो ये बड़ा प्रमुखता के साथ उठा ये सवाल कि मोदी नहीं तो कौन। ये जब भी मोदी के खिलाफ अगर कोई बोलता था तो सवाल यही उठता, यही यही सवाल तो संघ के सामने भी होगा। अगर 30 मार्च को मोदी जा रहे हैं और रिटायरमेंट का प्लान भी मान लीजिए बन गया, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो जो बीजेपी वाले पूछते हैं वो संघ के सामने भी होगा कि मोदी नहीं तो कौन। देखिए ये सवाल तो 1964 में भी उठा था, जब नेहरू के हु आफ्टर नेहरू। और जी मोदी जी को चूंकि बहुत प्रेम है नेहरू जी से, तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा सवाल यहाँ भी उठता रहे कि हु आफ्टर मोदी। तो नेहरू के बाद में कौन आए थे? लाल बहादुर शास्त्री, तो पाकिस्तान के युद्ध के बाद उनको लोकप्रियता मिली थी ना। लेकिन जी जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय तो कोई बहुत बड़ा कद नहीं था। तो समय का कुछ नहीं पता कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए भारतीय जनता पार्टी में से ही, जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पे ही छा जाए, उनको भी कहीं पीछे छोड़ दे। आप देखिए तो शास्त्री जी 18 महीने प्रधानमंत्री रहे, और एक युद्ध मात्र ने, वो जो उन्होंने जीता युद्ध, उन्होंने उनका कद जो है नेहरू के समकक्ष ला के खड़ा कर दिया। जी आज जितनी श्रद्धा से हम नेहरू का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा श्रद्धा से हम लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हैं। शास्त्री जी की आलोचना आपको कहीं नहीं मिलेगी इस देश में, जी नेहरू की आलोचना मिलेगी। तो ये सब भविष्य के गर्त में है सारी चीजें। हम ये मान के संघ नहीं चलता कि मोदी नहीं तो भाजपा नहीं चल पाएगी, या संघ अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएगा।
और जिस पार्टी का वैचारिक संगठन है, जिसके पास एक आइडियोलॉजी है, उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता कभी भी। आपने एक सेट आइडिया से काम करना है, तो उसमें कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मोदी ने अपनी लार्जर देन लाइफ मीडिया के सहारे अरबों खरबों रुपए खर्च करके अपने आप को एक ब्रांड बना लिया। ये मैं मानता हूं, उनके लेवल का ब्रांड दूसरा भारतीय जनता पार्टी या संघ की जो मार्केट है उसमें है नहीं फिलहाल। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं, अब उनको ब्रांड नहीं चाहिए। अब उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो डिलीवर कर सके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो लक्ष्य है उसके पूरा करने में उनकी मदद करे, और विनम्र रहे, विनीत रहे, झुक के रहे संघ के सामने। ऐसा नहीं कि संघ को आंखें दिखाने लगे, जो मोदी जी कर रहे हैं। और संघ को जैसे ही मोदी जी की भाषा बदली, उसे ये यकीन हो गया कि मोदी कहीं अंदर से डरे हुए हैं। जी। और जहां एक बार प्रदीप जी संघ का इशारा मिला, आप ये देखना पार्टी के अंदर कितने लोग खड़े हो जाएंगे। ये तो देखने को मिला था जब ये लगने लगा था कि अब जो है मोदी जी के रिटायरमेंट की बात जब आई है, तो अलग अलग बीजेपी के नेताओं ने अपने जो कभी मोदी भक्त होते थे उन्होंने अपने रास्ते तैयार करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि 24 तो किसी तरह जीत लिया, लेकिन 29 आते आते शायद ये 230 का आंकड़ा और कम ना हो जाए अगर मोदी जी रहे तो उन्होंने अपने अपने रास्ते तैयार करने शुरू कर दिए। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने, संघ चाहता है कि कोई ऐसा आदमी हो जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तालमेल बना के चले, संघ को आंखें ना दिखाए, इसके साथ साथ विनम्र रहे। लेकिन सवाल वही है कि हु आफ्टर मोदी, इसका जवाब भी डॉक्टर सतीश त्यागी साहब ने बड़ी मजबूती के साथ दिया। उन्होंने कहा है कि संघ और बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी और विचारधारा वाले संगठन है, और विचारधारा वाले संगठन और पार्टियों में जो है वो विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो कोई भी आ सकता है और कामयाब करना संगठनों का काम होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। लेकिन जी धन्यवाद। 30 मार्च का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के लिए। उस लिहाज से देखा जाए तब तक कई सारे कयास लगते रहेंगे और विवेचनाएं होती रहेंगी। धन्यवाद सर।